हेलो नमस्ते, आप सबका मेरी पाठशाला में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, पॉलिटिकल साइंस का। अब हम सबसे पहले समझते हैं पावर शेयरिंग होती क्या है। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर पे जो आपके पापा होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं सब पापा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पापा आपकी मम्मी को कुछ डिसीजंस लेने के लिए बोल दें कि जैसे जो भी राशनिंग, मार्केटिंग, जो भी ये चीज़ घर की होगी कि आपको जो मार्केट से सामान लाना है या राशन का सिस्टम देखना है, किचन ड्यूटीज है, वो सब मम्मी देखेंगी। उसके उसके लिए पापा से कोई क्वेश्चंस नहीं करे जाएंगे। तो पापा ने अपनी पावर मम्मी के साथ शेयर कर दी, तो इसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। जिसके कारण इसके रीजंस इसलिए होते हैं। देखो, अगर सब कुछ पापा लेंगे तो पापा के ऊपर बर्डन आ जाएगा, और हो सकता है वो कुछ डिसीजंस गलत भी हो जाएं या फिर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो मम्मी के साथ पावर शेयरिंग कर लेंगे तो वो जो बर्डन था वो डिवाइड हो जाएगा, और वो बर्डन डिवाइड होने के कारण एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। तो वैसे ही गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पापा तो सिर्फ एक फैमिली को संभाल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कंट्री को देख रही है। तो उनको भी अपनी पावर शेयर करनी जरूरी होती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, और जितने भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं कंट्री के अंदर, सबकी बात सुनी जाए, सबको पास सबके हक हो, सबके पास सबके लिए पावर्स हो। इसको समझने के लिए हमारी बुक ने हमारे चैप्टर में दो कंट्रीज की बात करी गई है, दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। तो जो बेल्जियम है उसके अंदर मेनली तीन तरीके के लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं। जैसे डच 59% बोलते हैं लोग, फ्रेंच 40% बोलते हैं, और जर्मन सिर्फ 1% बोलते हैं। वहीं जो ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की कैपिटल है, उसके अंदर रिवर्स हो गया है। जो फ्रेंच है वो 80% लोग बोलते हैं, और जो डच है वो 20% लोग बोलते हैं। हमने यहाँ देखा कि जो फ्रेंच लोग हैं वो प्रिविलेज्ड है, और जो डच लोग हैं वो बैकवर्ड हैं थोड़े। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, एक अमेंडमेंट लाती है। चार अमेंडमेंट लाती है जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। और इसके आउटकम ये होते हैं कि वहां पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो जाती है और पूरी कंट्री यूनिफाइड हो जाती है। अब हम देखते हैं ये चार अमेंडमेंट थी क्या। पहली अमेंडमेंट ये थी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो भी मिनिस्टर्स होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। किसी भी एक कम्युनिटी का इंसान यूनिलेटरली, मतलब अकेला, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन दोनों ग्रुप की सहमति से लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड अमेंडमेंट थी डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका मतलब है फेडरलिज्म, मतलब सेंटर के हित में सारी चीजें नहीं होंगी। सेंटर सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा, सेंटर अपनी पावर स्टेट के साथ भी क्या करेगा, शेयर करेगा। ताकि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अंदर अलग अलग मेजोरिटी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक स्टेट में फ्रेंच लोग ज्यादा बोलते हैं, एक स्टेट में डच लोग ज्यादा बोलते हैं, तो उनकी भी राय सुनी जाए। हर एक स्टेट के ऊपर एक यूनिफाइड लॉ ना लगाया जाए। सब स्टेट्स अपने हिसाब से, अपने लोगों के हित के हिसाब से लॉज बना सके। तो इसलिए पावर शेयरिंग होगी सेंटर और स्टेट्स के बीच में। थर्ड अमेंडमेंट थी सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स। मैंने कहा था आपको, ब्रुसेल्स के अंदर ऑपोजिट है। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ज्यादा हैं और डच स्पीकिंग लोग कम हैं। तो यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है डच और फ्रेंच के लिए। और फ्रेंच लोगों ने भी इस बात को मान लिया, क्योंकि सेंटर में तो डच ज्यादा बोलते हैं ना, पूरी कंट्री को देखें तो वहां पे डच ने भी बोला कि हाँ चलो ठीक है, इक्वल इक्वल रखते हैं। तो ब्रुसेल्स के अंदर भी इक्वल मिनिस्टर्स रखे गए, इक्वल फ्रेंच बोलने वाले, इक्वल डच बोलने वाले। अब हम बात करते हैं फोर्थ, जो इसका एक स्पेशल कंपोनेंट बन के आया, जो कि था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक नई फॉर्म की गवर्नमेंट है। ये थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बोली गई है। जैसे कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई जो हर एक स्टेट वाइज होती है। अब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है, जैसे एक डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, तो वो अपनी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगी। वो उनको वोट करेंगे और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, जो देखेंगी उनका कल्चर, एजुकेशन और जो भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं उन्हें डील करने के लिए। तो ये था हमारा बेल्जियम का, जहाँ पे उन्होंने अमेंडमेंट्स लाकर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देकर एक स्मूथ गवर्नमेंट बना ली। दूसरा एग्जाम्पल है श्रीलंका का, जो कि एशिया में एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री। इसके अंदर 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स थे, 18% लोग तमिल स्पीकर्स थे, और 7% क्रिश्चियंस थे जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों ही लैंग्वेजेस बोलते थे।
यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्हें मेजोरिटेरियनिज्म को चूज किया। मतलब सॉरी, जो कंट्री जो लोग मेजोरिटी में है उनका रूल होगा। सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में है तो उनका रूल होगा, उनका डोमिनेंस होगा, जिसकी वजह से वहां सिविल वॉर हो गई। मतलब अंदर ही अंदर कंट्री में वॉर होने लग गई, जिसकी वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और जो वहां की इकोनॉमी थी वो सेटबैक पे आ गई, बहुत नीचे गिर गई। अब हम बात करते हैं मेजोरिटेरियनिज्म कैसे आया, मतलब क्या लॉस थे जिसने ये प्रूव किया कि वहां मेजोरिटेरियनिज्म है। द सिन्हाला ओनली एक्ट 1956 में आया, जिसके तहत गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास कर कर कहा कि सिन्हाला को हम सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं, मतलब अकेली एक ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कंट्री की बनाते हैं, जिसकी वजह से साइडलाइन कर दिया गया तमिल लैंग्वेज को। जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि वहां पे तमिल स्पीकर्स भी तो हैं, वो भी तो अपने राइट्स की बात करेंगे। फिर दूसरी चीज उन्होंने लाई प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, मतलब किसी को प्रेफरेंस देना, किसी को ज्यादा राइट्स देना। यहाँ पे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवर कर रही थी सिन्हाला को, जैसे यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, कि गवर्नमेंट जॉब्स ज्यादा आपकी सिन्हाला स्पीकर्स को मिलेंगी, जो आपका तमिल स्पीकर्स है उनको ये स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी, टेक्निकल एजुकेशन ज्यादा सिन्हाला लोगों को मिलेगी। तो इसकी वजह से जो बैरियर आ गया था तमिल स्पीकर सिटीजन्स की इकोनॉमिक और एजुकेशनल एडवांसमेंट में, वो आगे बढ़ेंगे कैसे अगर उन्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी तो। थर्ड था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को कोई स्टेट रिलीजन नहीं बनाया गया था, लेकिन उसे फेवर किया गया था, उसको प्रोटेक्ट करके रखने की बात करी गई थी। जो अदर रिलीजन्स थे जैसे हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम, जो माइनॉरिटी में थे, उनको कम राइट्स दिए गए थे, उनको स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन बुद्धिज्म को फेवर किया जा रहा था। तो ये थी हमारी श्रीलंका, जिसके अंदर हमने देखा कि उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म लाया, एक स्पेसिफिक ग्रुप को फेवर किया, जिसकी वजह से वहां पर सिविल वॉर हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, विवाद होने लग गए, लड़ाइयां होने लग गई। अब हम जानते हैं पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, हमें पावर शेयरिंग की जरूरत ही क्यों है। इसके दो रीजन है, वन इज प्रूडेंशियल रीजन, वन इज मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन इज डायरेक्ट रीजन, लाइक अगर आपने पावर शेयरिंग लाई, आपने बेल्जियम के एग्जांपल में देखा कि स्टेबिलिटी आ गई, पॉलिटिकल ऑर्डर आ गया, तो इसलिए हमें पावर शेयरिंग जरूरी है। मॉरल रीजन इज लाइक फिलोसफिकल, जैसे डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए। डेमोक्रेसी क्या होती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। इट्स लाइक लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा लाई गई सरकार, लोगों के हित की सरकार, उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान के पास ये राइट होता है कि वो समझ सके तो कि उसे कौन गवर्न कर रहा है और कौन सी पॉलिसीज उसको गवर्न करने के लिए लाई जा रही हैं। तो इसलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। तो इसमें हम चार तरीके की पावर शेयरिंग की बात करेंगे। पहली है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेम लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे पापा ने मम्मी के साथ अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके तीन विंग्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है उसका काम होता है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम होता है लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या गलत है। ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो चेक्स एंड बैलेंसेस का होता है। कैसे, जैसे आपकी लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया उसने लॉ दे दिया कि ये लॉ है, तो जुडिशरी चेक करेगी कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के साथ मैच नहीं कर रहा होगा, तो हम उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देंगे, मतलब अवैध कह देंगे, उसको नष्ट कर देंगे कि ये लॉ नहीं चल सकता। अब देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। जो एग्जीक्यूटिव विंग है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को। जब पार्लियामेंट की सिटिंग होती है तो एग्जीक्यूटिव के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज के ऊपर। तो इसके थ्रू जो भी तीन ऑर्गन्स हैं एक ही लेवल पे, सेंटर लेवल पे, वो एक दूसरे की पावर को देखते भी रहते हैं और बैलेंस भी करते रहते हैं और सेपरेट भी रहते हैं, अपना अपना ही काम करते हैं, लेकिन दूसरे का ये देख लेते हैं कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब मान लो आपके पापा ने कुछ पावर्स आपको दे दी, तो पापा का लेवल ऊपर है, आप नीचे लेवल पे हो, तो एक लेवल नीचे पावर आ गई, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसके अंदर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर देनी जरूरी इसलिए है क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी कुछ नीड्स होती हैं, अलग वहाँ का ज्योग्राफी होता है, अलग वहाँ की पॉपुलेशन होती है, वहाँ का कल्चर, सब कुछ अलग होता है। तो स्टेट को ज्यादा पता है कि हम अपनी
वेलफेयर के लिए क्या पॉलिसीज लाएं। अगर सेंटर कोई पॉलिसी लाएगी वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी, लेकिन उसे पूरी कंट्री में लगाना तो गलत है ना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे किसी और चीज की मेजोरिटी है, कहीं कोई और मेजोरिटी में, कोई माइनॉरिटी में। तो स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा अच्छे से पता है कि वो अपने लोगों को कैसी पॉलिसीज देना चाहते हैं, इसलिए सेंटर को अपनी पावर स्टेट के साथ भी डिवाइड करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। तो ये था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हम बात करते हैं सोशल ग्रुप्स की। इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो हमने बेल्जियम में देखी। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाती है, जिसके पास राइट सिर्फ उसके कल्चर, लिंग्विस्टिक जो चीजें होती है उन्हें देखने के लिए होता है, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए उसके लिए वो गवर्नमेंट बनती है। तो उसमें भी पावर शेयर हो जाती है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसको समझने के लिए हम कोलिजन गवर्नमेंट को समझते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट जब बनती है जब एक पार्टी के पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स ना हो, तो इलेक्शन कराने में बहुत पैसा लगता है। तो अब ये तो कर नहीं सकते किसी के पास मेजोरिटी नहीं आई चलो फिर से इलेक्शन कराते हैं, ये तो बहुत वेग चीज हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पार्टीज को टाइम देते हैं कि आप एक साथ आके गठबंधन बना लीजिए, कोलिजन गवर्नमेंट बना लीजिए। मान लीजिए बीजेपी के पास 60 सीटें हैं, तो दूसरे को बोल दो कि भाई आप अपनी मेरे साथ मिला लो सीटें, मैं आपको कुछ पावर्स दे दूंगा, आपकी मिनिस्ट्री में इतने इतने जो आपकी उसके मेंबर से आप मुझे बता देना किस किस को मिनिस्ट्री देनी है, मैं 2 मिनिस्ट्री आपको दे दूंगा और सारी मैं रखूंगा, क्योंकि मेरी सीट ज्यादा है और आपकी सीट्स कम है। तो ऐसे हम पावर शेयर कर लेंगे, तो आप मेरे साथ मिल जाओ, कम से कम एक स्टेबल गवर्नमेंट खड़ी हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स की पावर शेयरिंग। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।